चलिए बच्चों आगे चलते हैं। एक बात आपके पास बेटा मान लीजिए कि n आइडेंटिकल सेल्स हैं, हर सेल का ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस आर है, और ये सारे के सारे जो सेल हैं ये आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। लेट्स से लाइक दिस, ऐसे n नंबर ऑफ सेल्स हैं, सारे के सारे पैरेलल में लगे हुए हैं, और इन सबको मैंने ऐसे किसी लोड के साथ बेटा इस तरह से लगा दिया, ऐसे लोड के साथ लगा दिया। लेट्स बेटा लोड का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, इसका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, 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 ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। मैं इन सारे के सारे सेल्स को एक इकलौते सेल से रिप्लेस कर सकता हूं जिसका ईएमएफ आएगा ई इक्विवेलेंट और जिसका रेजिस्टेंस आएगा आर इक्विवेलेंट। लोड तो बड़ा पहले से लगा हुआ है। अब मेरा एम है कि मैं किस तरह से ये इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालूं। बिल्कुल निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट ईएमएफ आप कह सकते हो कि सर इक्विवेलेंट ईएमएफ विल बी, बड़ा क्या फॉर्मूला था, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 n टाइम्स डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 n टाइम्स। जैसे हमने देखा तो मेरे पास आ गया, ऊपर तो आ गया n टाइम्स E बाई आर, नीचे मेरे पास आ गया n बाई आर। बेटा ये n बाई आर बेटा क्या हो गया, कैंसिल, और इक्विवेलेंट ईएमएफ तो आपका E ही आ गया। इक्विवेलेंट ईएमएफ तो बेटा आपका E ही आ गया। सर ये आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये भी निकालना आता है। अगर आर इक्विवेलेंट निकालना है तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 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 दैट कम्स आउट टू बी n बाई आर। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है आर बाई आर, ये आ गया बेटा आर बाई आर, ये आ गया बेटा आपका इक्विवेलेंट सर्किट। लोड बेटा फिर भी अभी तक ऐसा लगा रखा है, दैट इज अवर कैपिटल आर। मुझसे पूछा है कि सर्किट के अंदर करंट कितना आएगा। बेटा सर्किट के अंदर कितना करंट आएगा, लेट्स से बेटा सर्किट में करंट है आई, जैसे हम लिख सकते हैं ईएमएफ तो है ई, सर्किट का रेजिस्टेंस है, लोड का तो बेटा कैपिटल आर है, और आपका आर बाई एन, दैट कम्स आउट टू बी एन ई अपॉन एन टाइम्स कैपिटल आर प्लस आर। ये आपका करंट है। आखिर हमने इतने सारे सेल पैरेलल में लगाए क्यों, क्योंकि लगाने से करंट ज़्यादा आ रहा होगा बेटा, तभी लगाया होगा। करंट अच्छा खासा आ रहा होगा तभी तो लगाया होगा। करंट अच्छा खासा सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब आपके n टाइम्स कैपिटल R की जो वैल्यू है वो स्मॉल r के सामने बहुत छोटी हो। अगर बेटा आपके n टाइम्स कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r से अगर बहुत छोटी होगी तभी आप ऐसा कह सकते हो कि मैं करंट को लिख सकता हूं NE डिवाइड बाई NR के सामने स्मॉल r बहुत छोटा है, सो बेटा NR के सामने बेटा स्मॉल r बहुत बड़ा है, तो बेटा सिर्फ और सिर्फ नीचे स्मॉल r लिख दूँ, ये तो बहुत छोटा है NR। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स। जितने ज़्यादा सेल आप इस तरह से पैरेलल में लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपका करंट आएगा, और आप ऐसा कह पाओगे कि ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो एडवांटेजियस है, उसका कोई फायदा है। अगर इसका उल्टा हुआ कि NR की वैल्यू स्मॉल r के सामने बहुत बड़ी हो गई तो बड़ा फिर तो नीचे सिर्फ NR बच जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका करंट आएगा E बाई कैपिटल R। अब चाहे कितने ही सेल लगा दो करंट तो वही आएगा, तो हम बड़ा बहुत सारे सेल क्यों लगाएंगे, एक ही सेल लगाएंगे। बहुत सारे सेल लगाओगे तब भी उतना करंट आएगा, एक सेल लगाओगे तब भी करंट आएगा। इस केस के अंदर ऐसा नहीं है, इस केस में तो जितना ज़्यादा तुम सेल लगाओगे करंट उतना ही ज़्यादा आएगा। सो आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो कि ये वो मैथमेटिकल कंडीशन है जिसके अंदर आपका करंट अच्छा खासा आता है। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात को। आगे चलते हैं। बड़ा नेक्स्ट इज
ग्रिड ऑफ सेल्स। अच्छा सवाल है बेटा अपने आप में। आप थ्योरी मानना चाहो थ्योरी मान सकते हो, सवाल मानना चाहो सवाल मान सकते हो। आपके पास बहुत सारे आइडेंटिकल सेल्स हैं, ठीक है, और उनको हम एक ग्रिड फॉर्म के अंदर लगा रहे हैं। बेटा कैसे बताता हूं। लेट्स से बेटा आपके पास के नंबर ऑफ सेल्स हैं, सारे के सारे जो सेल हैं बेटा वो आपके आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, सबका ईएमएफ, हर एक का ईएमएफ ई है, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ सेल्स हैं भाई, नंबर ऑफ सेल्स तो बेटा 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं। ये किसी दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। ये जो नंबर ऑफ सेल्स हैं ये एक्चुअली दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। एक m है और एक n है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लो कि 500 सेल है, तो 500 सेल बेटा किस किस का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? 500 इंटू 1 का भी हो सकता है बेटा, 250 इंटू 2 का भी हो सकता है, 125 इंटू 4 का भी हो सकता है, 100 इंटू 5 का हो सकता है, एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। इन के सेल्स को मैंने कैसे लगाया? आराम से, इत्मीनान से, बढ़िया से सुनना। इन के सेल्स को मैंने ऐसे लगाया बेटा। सबसे पहले मैंने सीरीज के अंदर m सेल्स लगाए, मैंने ऐसे सीरीज में m सेल्स लगाए, ऐसे m सेल्स इन सीरीज, ऐसे m सेल्स सीरीज में लगा दी। अब जैसे ये एक रो बन गई ना, ऐसी मैंने खूब सारी रो बना दी और मैंने n नंबर ऑफ रोज बना दी। तो अब हर रो के अंदर कितने सेल हैं? m। ऐसी कितनी रोज हैं? n। तो m इंटू n आपकी टोटल नंबर ऑफ सेल्स एडजस्ट हो गए। अगली वाली में बेटा यही कहानी। मैं जानता हूं बड़ा सिचुएशन थोड़ी सी टफ है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी होती है। आसान सिचुएशंस इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती, टफ सिचुएशंस थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। ऐसे बेटा मेरे पास n नंबर ऑफ रोज हैं, ऐसे मेरे पास n नंबर ऑफ रोज। बेटा मेरे ख्याल में सारे के सारे सेल सेट हो गए। हर रो में कितने सेल? m। ऐसे कितनी रोज? n। m इंटू n क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सेल। वो कितने हैं? k इज m इंटू n। और इस पूरी ग्रिड को मैंने लगा दिया है ऐसे लोड के साथ। जिसका रेजिस्टेंस आपके पास कैपिटल R है। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, चिंता ही मत करो, सब हो जाएगा। चलिए बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मेरे पास है, पहले प्लान बता दूं। मैं पहले इन सबको सीरीज में सीरीज में सीरीज में सीरीज में सीरीज में लिखूंगा, फिर सबको पहले में लिखूंगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं बेटा। m सेल्स सीरीज में है और सबकी पोलरिटी सेम डायरेक्शन में है, ई ई ई ई ई ई एम टाइम्स। तो आप बोलोगे कि सर दैट विल बी m टाइम्स ऑफ ई। आर रेजिस्टेंस आर आर आर, m रेजिस्टेंस है ऐसे, तो m टाइम्स ऑफ r। ये ले बेटा, सबका ईएमएफ एम ई
एम ई, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस एम आर एम आर एम आर। ऐसे एन नंबर ऑफ रोज हैं और इस सारे के सारे अरेंजमेंट को मैंने ऐसे किसी लोड के साथ लगा रखा है, ऐसा लोड जिसका रेजिस्टेंस आपके पास कैपिटल आर। ये सारे के सारे पैरेलल हैं। बेटा पैरेलल में कोई फॉर्मूला वॉर्मूला है क्या? आप लोग हाँ सर बिल्कुल है फॉर्मूला, क्यों नहीं है फॉर्मूला? ई इक्विवेलेंट इज E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 कितने टाइम्स? n टाइम्स। फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ है, डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 कितने टाइम्स मेरे प्यारे वाले बच्चों? n टाइम्स। हमारे पास आ गया m से m कैंसिल, ई आर ई आर ई आर ई आर n टाइम्स e बाई आर डिवाइड बाय 1 अपॉन एम आर 1 अपॉन आर n टाइम्स 1 अपॉन एम आर। r से r गया, n से n गया, इक्विवेलेंट ईएमएफ तो आपका ME ही आ गया। ठीक, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा निकाल लूंगा। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम आर प्लस 1 अपॉन एम आर प्लस प्लस n टाइम्स, दैट इज n टाइम्स 1 अपॉन एम आर। और R इक्विवेलेंट की मेरे पास वैल्यू आ गई है एम आर अपॉन एम। ये हमारा R इक्विवेलेंट। बढ़िया बात है बेटा। अब मैं चाहूं तो पूरे के पूरे सर्किट का अब इक्विवेलेंट फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना रहा हूं। इसका मतलब मैं सारे के सारे सेल्स को इकलौते सेल से रिप्लेस कर सकता हूं जिसका ईएमएफ होगा ई इक्विवेलेंट। कितनी वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों? एम ई। जिसका रेजिस्टेंस आया आर इक्विवेलेंट, कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? एम आर अपॉन एन। और इसको मैंने लोड के साथ लगा दिया है, ये लो। इतने सारे सेल्स को, इतने पूरे के पूरे ग्रिड को मैंने एक इकलौते सेल से रिप्लेस कर दिया है जिसका ईएमएफ है आपके पास एम ई और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा मेरे पास एम आर अपॉन एन। अब करंट वरंट लिखना हमारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। अब कोई बड़ा टास्क हमारे पास ऐसा है नहीं, अब तो कर लेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कितना करंट आएगा तो आपका जवाब होगा सर अब तो करंट लिख देंगे। करंट आएगा ऐसे, उस करंट की वैल्यू बेटा कितना? इक्विवेलेंट ईएमएफ एम ई डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में, तो कैपिटल आर प्लस ये एन ऊपर गया तो करंट की वैल्यू आ गई है एम इंटू एन इंटू ई अपॉन एन टाइम्स कैपिटल आर प्लस एम टाइम्स स्मॉल आर। अब देखो बेटा, ये m इंटू एन तो मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ सेल्स है, k इंटू ई डिवाइड बाई एन आर प्लस एम आर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो बैटरीज आपको दे रखी है, बैटरी की टोटल संख्या आपको दे रखी है। बैटरी कैसी है आपको दे रखी है, तो ईएमएफ गिवन है, स्मॉल आर गिवन है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं ये भी गिवन है, जो आपका लोड है उसका रेजिस्टेंस भी गिवन है। ये सारी चीजें आपको गिवन है। बस आपको छूट क्या है कि ग्रिड आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। आप कितने ही सेल सीरीज में लगा सकते हो और फिर वैसे ही आप बेटा कितने कितने सीरीज वाले आप ऐसे रो में सेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपके पास लेट से फॉर एग्जांपल 100 सेल है, 100 सेल है, तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि आप m को तो ले लो 100 और n को ले लो 1। तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 100 सेल होंगे सीरीज में, सिर्फ और सिर्फ 100 सेल होंगे सीरीज में। मर्जी बेटा आपकी। आप इन्हीं के सेल्स को, इन्हीं 100 सेल्स को ऐसे कर सकते हो कि 50 सेल सीरीज में, 50 सेल सीरीज में, और ऐसी 2 रोज बन जाएंगी।
ठीक है बेटा, 50 सेल सीरीज में, 50 सेल सीरीज में, और दोनों आपस में बेटा कैसे आ जाएंगे, पैरेलल। मर्जी बेटा आपकी, आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स तो 100 ही है। अब आपकी मर्जी क्या है कि आप ऐसा कह सकते हो कि सर मैं तो सीरीज के अंदर 25 रखूंगा और ऐसे 4 रोज बनाऊंगा। तो 25 सेल, 25 सेल, 25 सेल, 25 सेल, इन चारों को मैं ऐसे लगा दूं। मेरे हाथ में ये नहीं कि कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, मेरे हाथ में ये नहीं कि सेल कौन सा है, मेरे हाथ में ये नहीं है कि लोड का रेजिस्टेंस क्या है, मेरे हाथ में क्या है कि मेरे पास जो सेल्स हैं उनको कितने सेल्स को सीरीज में लगाना है और उन सेल्स को कितने कितने बेटा मुझे रोज बनाना है, ये मेरे हाथ में है। तो इसका मतलब मेरे हाथ में सिर्फ ये m और n है, मेरे पास ये सिर्फ और सिर्फ m और n है। तो ये जो मेरे पास करंट आया है ये फंक्शन ऑफ m एंड n आया है। अब ऑब्वियस बात है, सारे के सारे सेल्स को अगर सीरीज में लगा दूंगा 100 के 100 सेल को तो करंट कुछ और आएगा, 50-50 सेल 2 रोज बना दूंगा तो कुछ करंट और आएगा, 25-25-25-25 ऐसे कर दूंगा तो करंट कुछ और आएगा, और 20-20-20-20-20 5 ऐसे पैरेलल में कर दूंगा तो करंट कुछ और आएगा, और 10-10-10-10 ऐसे 10 रोज बना दूंगा तो करंट कुछ और आएगा। अब किसी न किसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट के अंदर करंट सबसे ज्यादा होगा, किसी न किसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट के अंदर करंट सबसे ज्यादा होगा, मुझे वो वाला करंट निकालना है। उसके लिए मुझे अगला पेज चाहिए बेटा। उसके लिए मुझे अगला पेज चाहिए। चलो मुझे बेटा इसके लिए अगला पेज चाहिए। सुनना, ये जो मेरे पास करंट आया है ये फंक्शन ऑफ कितने सेल्स सीरीज में है और ऐसी कितनी रोज बना रहे हो। एक काम करते हैं बेटा, आपका न्यूमरेटर तो फिक्स है, डिनोमिनेटर को कम से कम कर देते हैं, डिनोमिनेटर को कम से कम कर देते हैं। डिनोमिनेटर जितना कम से कम होगा करंट उतना ज्यादा से ज्यादा होगा। तो अगर मुझे इस करंट को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो चलो मैंने एक नया फंक्शन बना लिया बेटा, मैंने कोई नया फंक्शन बना लिया, लेट्स से दैट इज NR प्लस MR। ये मैंने नया फंक्शन बना लिया, जिस n में भी है ये वाला फंक्शन और m में भी है। मेरे बच्चे बोलेंगे सर सिर्फ और सिर्फ n होता तब भी मैं झेल लेता, सिर्फ और सिर्फ m होता तब भी झेल लेता। सर दोनों है इसमें, हटाओ सर किसी को तो हटाओ। मेरे पास एक प्लान है, इस फंक्शन में n तो ठीक है, मुझे पता है कि n इंटू m जो है वो k है, और k फिक्स है, कि मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल तो फिक्स है। तो मैं m की जगह लिख सकता हूं k बाई n। ले बेटा, मेरे पास अब ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ n का हो गया। अब n की किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। मिनिमम के लिए मेरे बच्चे जानते हैं कि हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे n के रेस्पेक्ट में और क्या कर देंगे, 0। भाई मिनिमाइज करने का तो ये फंडा होता है बेटा, करना जरा डिफरेंशिएट। r तो बेटा कांस्टेंट है, n का डिफरेंशिएशन n के रेस्पेक्ट में 1, के आर तो बेटा कांस्टेंट है, n की पावर -1 का डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन n का स्क्वायर। एंड व्हाट डू वी वांट, वी वांट इट टू इज इक्वल टू 0। मेरे पास आ गया n स्क्वायर इंटू कैपिटल R शुड बी इक्वल टू k इंटू R। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल करेंगे तब आपका करंट सबसे ज्यादा होगा। मैं इसको और अच्छे से लिख सकता हूं, n टाइम्स कैपिटल R इज इक्वल्स टू m इंटू n इंटू R। बेटा k तो m इंटू n है, एक n से आपका एक n कैंसिल हो गया, nr की वैल्यू mr के बराबर होगी। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। सबसे ज्यादा करंट जो होगा वो इस केस में होगा। किस केस में, जब नंबर ऑफ रोज इंटू लोड, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाई लोड रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज मल्टीप्लाइड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हुई
तब आपका करंट सबसे ज़्यादा होगा। ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल हुई तो उस केस में आपका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा, तो करंट आपका सबसे ज़्यादा होगा। और तो और बेटा मैं इस मैक्सिमम करंट की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। मैक्सिमम करंट की वैल्यू है KE डिवाइड बाई NR प्लस MR। बेटा NR और MR की वैल्यू सेम ही है, तो मैं इसको 2 टाइम्स NR लिख सकता हूँ, या फिर NR की वैल्यू MR के बराबर है, तो मैं इसे 2 टाइम्स MR भी लिख सकता हूँ। KE को मैं MNE अपॉन 2NR, तो बेटा मैं इसको ME अपॉन 2R भी लिख सकता हूँ, या फिर बेटा मैं इसके यहाँ पर अगर मान लो कि मैं 2MR लिखता तो NE अपॉन 2R लिख सकता हूँ। ये आपके बेटा मैक्सिमम करंट की वैल्यू है। तो बेटा मैं इसको मैं 2MR लिखता तो M से M कैंसिल हो जाता है बेटा आपका 2NE अपॉन 2R। ये आपके मैक्सिमम करंट की वैल्यू है। ये मैक्सिमम करंट हमेशा नहीं है, ये मैक्सिमम करंट तभी है जब आप ग्रिड को इस तरह से बनाओ कि नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो उस केस में आपका करंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। ठीक है बेटा, मैथमेटिकली थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को बेटा वाली बात समझ में आ गई है। इसके बेसिस पर बेटा आप शीट के अंदर जितने भी सीरीज पैरेलल के सवाल हों, रेजिस्टेंस के चाहे बैटरी के, वो सारे के सारे कर सकते हो। इसके आगे तो अपन अब इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट से पहले तक मतलब अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ऐसे जो सवाल हैं उनको तो छूना ही मत। और उनके अलावा जितने सारे के सारे सवाल हैं आप धीरे धीरे जब जब आपको टाइम मिले आप बड़े आराम से उसको निपटा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है बेटा, इस बात को आप समझिए के होंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स। और इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर से। चाहे जेई मेन हो चाहे IIT जेई एडवांस्ड हो, दोनों में ही करंट इलेक्ट्रिसिटी के अगर सबसे ज़्यादा सवाल अगर किसी पोर्शन से अगर पूछे गए तो वो इंस्ट्रूमेंट्स ही है। हालांकि इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वही सारे के सारे फंडे लगते हैं जो हमने अब तक पढ़ रखे हैं, सीरीज़ के, पैरेलल के, KCL के, KVL के। जो बातें हमने फंडामेंटली पहले से पढ़ रखी है वही बातें यहाँ पर आप पढ़ जाके अप्लीकेबल हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसा कॉन्सेप्चुअली कुछ नया नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका एक तरीके से उन कॉन्सेप्ट्स का एक तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा। ठीक है, सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज गैल्वेनोमीटर, और इसको हम कई जगह माइक्रोमीटर भी कहते हैं। ये पहली बार जो प्रपोज किया था दैट वाज बाय हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। ओर्स्टेड सर ने सबसे ज़्यादा जो काम किया था वो मैग्नेटिज्म के ऊपर किया था, एंड ही फाउंड दैट कि अगर मान लीजिए किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग लूप को अगर रख दिया जाए तो वो लूप रोटेट हो सकता है। आगे जाकर इसी फंडे पर बेस्ड गैल्वेनोमीटर की पूरी स्ट्रक्चर तैयार हुई थी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि गैल्वेनोमीटर सिर्फ और सिर्फ ओर्स्टेड सर ने बनाया था, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ओर्स्टेड सर का ही कंट्रीब्यूशन मानते हैं, तो उसी से सारी बातें समझ में आ सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बार गैल्वेनोमीटर जो है उसका कॉन्सेप्ट हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने 1820 के अंदर दिया, बाकी आगे उसको लोग और मॉडिफाई करते गए। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम है किसी भी सर्किट के अंदर करंट को डिटेक्ट करना। मेजर करना इतना ज़्यादा उसका काम नहीं है, ज़्यादा काम उसका सिर्फ और सिर्फ करंट को डिटेक्ट करना है कि करंट है या नहीं है। बड़ा पहली लाइन, इट इज यूज्ड टू, बड़ा मेजर नहीं, डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने का काम आता है। अगर वो करंट बहुत छोटा हुआ तो मेजर भी कर सकता है, मतलब अगर मान लो कि वो इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर हुआ तो ये उसको मेजर भी कर सकता है। लेकिन अगर करंट बड़ा हुआ फिर गैल्वेनोमीटर उसको मेजर नहीं कर पाएगा, हमें उसको हल्का फुल्का मॉडिफाई करना पड़ेगा, तब जाके वो मेजर कर पाएगा। मॉडिफाइड करने के बाद जो वर्जन आता है उसको हम बोलते हैं अमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? अमीटर। तो बेसिक जो गैल्वेनोमीटर है, इट कैन मेजर स्मॉल करंट, इट कैन मेजर
स्मॉल करंट। स्मॉल करंट मतलब बेटा इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का जो करंट है उतना ही मेजर कर सकता है। ज़्यादा करंट अगर मेजर करना होगा तो हमें इसको हल्का फुल्का मॉडिफाई करना पड़ेगा और इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है उसको हम अमीटर कह देंगे। ठीक है, अगली बात बेटा, किस कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है? हालांकि वो कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है बेटा, वो आगे वाले चैप्टर में होगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्टेट कर रहा हूँ। कभी ना कभी हम क्लास के अंदर उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे भी, समझेंगे और उस पर हम सवाल भी करेंगे, लेकिन वो पूरा का पूरा अलग चैप्टर का मामला है, मैग्नेटिज्म चैप्टर का मामला है। फिर भी मैं यहाँ पर स्टेट कर रहा हूँ, और वो बेटा बात ये है कि अगर किसी करंट कैरिंग लूप को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दोगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा वैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो उस पर कुछ ना कुछ टॉर्क लगता है। उस टॉर्क के कारण मैग्नेटिक लूप जो है वो रोटेट करता है। अगर वो रोटेट करेगा तो हम उसके साथ में एक निडल लगा देंगे, वो निडल भी रोटेट करेगी, और इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम हमारा गैल्वेनोमीटर जो है उसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा। तो इट इज मैं लिख देता हूं, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ torque on a current carrying loop placed in magnetic field. हालांकि हम इसको कभी ना कभी डिटेल में देखेंगे भी, बट मैं एक बार हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी चीज़ों की कंटिन्यूटी रहती रहे। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि हाँ सारी चीज़ें लॉजिकल हैं। ठीक है, बाकी तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि ये सब चीज़ें पढ़ाने के बाद ही मैं इसको ढंग से प्रूव कर पाऊंगा, और वो बड़ा ऑफकोर्स मैग्नेटिक फोर्सेज और मैग्नेटिक टॉर्क वाले चैप्टर में आएगा। बट फिर भी एक बात सुनिएगा, सबसे पहले बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कीजिए। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से क्रिएट होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो मैग्नेट से क्रिएट होती है। ये किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये बेटा किसी मैग्नेट का साउथ पोल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज होती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आपकी नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड आती है ऐसे ऐसे। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक लूप रख दो, ऐसा लूप जिसमें से करंट बह रहा है और उसी करंट को हमें मेजर करना है या फिर उसी करंट को हमें डिटेक्ट करना है। तो इसके अंदर मेरे पास बड़ा ये एक लूप है, ऐसे बड़ा कोई लूप है जिसमें कोई करंट है, ऐसे आई, ये आई है। इसी करंट को मुझे मेजर या फिर डिटेक्ट करना है। ठीक है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक, अब देखो ना मेरे पास फॉर्मूला तभी है नहीं, तो मैं काम कर रहा हूँ कंपैरिजन टाइप से काम चला रहा हूँ। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ करता था बेटा, वैसे ही एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते थे और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू बेटा इन टर्न्स का ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू बेटा लेट से आपके पास है B। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क हुआ करता था PE sin थीटा, वैसे ही यहां पर टॉर्क का फॉर्मूला आएगा। वहां पर P मतलब बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल था, यहां पर बेटा P की जगह आ जाएगा M मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। बेटा वहां पर E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां पर बेटा B मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। हालांकि जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है उसमें हम कोशिश करते हैं कि थीटा की वैल्यू को हम 90 रखें। तो हमारे पास M की बेटा वैल्यू मैं बोल चुका हूँ, दैट इज करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू B इनटू साइन ऑफ 90। ये बेटा आपका आ गया टॉर्क, ये बेटा आपका आ गया टॉर्क। इस टॉर्क में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितना ज्यादा करंट होगा ये टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा, और ये टॉर्क जितना ज़्यादा होगा इसके साथ बेटा हम कोई इस तरह से एक नीडल वगैरह लगा देंगे, इसके साथ हम कोई नीडल वगैरह लगा देंगे। तो जैसे जैसे आपका ये लूप रोटेट करेगा बेटा, वैसे वैसे वो नीडल भी रोटेट करेगी,
वो जो निडल रोटेट करेगी उसको हम किसी न किसी टॉर्शनल वायर के साथ जोड़ देंगे। किसके साथ जोड़ देंगे? टॉर्शनल वायर के साथ। तो उस निडल को ये वाला जो लूप होगा वो एक तरफ रोटेट कराने की कोशिश करेगा और जो टॉर्शनल वायर होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो कभी ना कभी क्या होगा कि इसका टॉर्क और उस टॉर्शनल वायर का जो टॉर्क है वो हो जाएगा बराबर। बेटा टॉर्शनल वायर के कारण जो टॉर्क आता है दैट इज C × 5। C होता है टॉर्शनल कांस्टेंट और फाई है कि कितना एंगल रोटेट कर लिया है या फिर एक तरह से डिफ्लेक्शन। मैं एक बार बड़ा फिर से रिपीट करूँ इन सब बातों को, बातें सारी नई है, इनमें से पढ़ाया बढ़ाया कुछ है नहीं और मैं अपनी तरफ से बड़ा सारी बातें सिर्फ और सिर्फ बता ही रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये वाले फॉर्मूले बेटा पढ़ाया तो है नहीं, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन चीज़ों में कंटिन्यूटी रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं फिर से बोलता हूँ इस बात को, है ना बेटा। सबसे पहले हमने इस करंट कैरिंग लूप को, वो करंट जो हमें मेजर करना है उसको हमने ऐसे बड़ा कोई वायर्स में ऐसे लूप बना लिया, ठीक है। उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इतना टॉर्क लग रहा है, उस टॉर्क के कारण ये लूप जो है ये रोटेट करेगा। जब लूप रोटेट करेगा तो उसके साथ में एक निडल लगा देंगे, वो निडल जो होगी बेटा किसी न किसी टॉर्शनल वायर वगैरह के साथ अपन लगा देंगे, ठीक है। और कभी ना कभी जितना ज़्यादा करंट होगा ऑफ कोर्स ये वाला टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बेटा एक जो हमारा टॉर्शनल वायर है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा, वो जो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा कभी ना कभी इसको बैलेंस कर लेगा। अब जितना ज़्यादा करंट होगा ऑफ कोर्स ये वाला डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। ये कुल मिलाकर हमारे पास कहानी आ जाएगी, दैट इज करंट इंटू N इंटू A इंटू B इज इक्वल्स टू C इंटू 5। जितना ज़्यादा करंट है बेटा आपका डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा है। अगर आपका करंट 0 होगा तो निडल में बेटा किसी भी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो आई होप तुम सेंस समझ गए होंगे कि क्या सेंस है। अगर हम करंट दुगना करेंगे तो हमारा लूप दुगना रोटेट कर जाएगा, अगर हम करंट 3 गुना डाल देंगे तो हमारा लूप 3 गुना रोटेट कर जाएगा, अगर हम इसमें 4 गुना करंट डाल देंगे तो 4 गुना रोटेट कर जाएगा, और अगर करंट नहीं डालेंगे तो हमारा लूप जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा। और इस कारण से हम करंट को डिटेक्ट भी कर पा रहे हैं और हल्का फुल्का हम उसको मेजर भी कर पा रहे हैं, ठीक है। हालांकि एग्जैक्ट बेटा इसकी थ्योरी हम बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं कि मैं आज ही मक्कारी कर दूंगा कि हाँ आज ही निपटा दो इस काम को, ये निपटाना थोड़ी बेटा सिर्फ और सिर्फ बताना है, ठीक है। मुद्दे पे आता बेटा, यहां पर एक छोटी सी टर्म और काम की है, वो है phi upon I, that is deflection पर यूनिट करंट। इसे हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, इसे हम बेटा बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी। कम से कम करंट पर आपका गैल्वेनोमीटर की नीडल ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्ट हो, कम से कम करंट पर आपके गैल्वेनोमीटर नीडल ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्ट हो, उसके लिए हम कहेंगे कि इसका करंट सेंसिटिविटी ज्यादा है। और आप देख सकते हैं बेटा यहां से मैं phi अपॉन I की वैल्यू निकाल सकता हूं बेटा, phi अपॉन I की वैल्यू होगी N इंटू A इंटू B अपॉन C। ये बेटा हमारे पास एक था करंट सेंसिटिविटी है। ये फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई यूज ही नहीं बेटा इस चैप्टर में। हाँ इस फॉर्मूले पर हो सकता है कि बेटा मैग्नेटिज्म वगैरह के अंदर कोई ना कोई सवाल हो, यहाँ कोई सवाल नहीं। फिर से लिखा क्यों बेटा, ऐसे मैंने कहा ना कि आपको ऐसे चीज़ें दिखनी चाहिए कि हाँ सारी चीज़ें लॉजिकल हैं, ठीक है। भले ही मैं उनको उतने बेटर तरीके से फिलहाल ना समझा पाऊँ, लेकिन चीज़ें लॉजिकल हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बात कन्विंस करने के लिए इतना सा आपका समय लिया है, ठीक है बच्चों। आई होप हल्का फुल्का क्लियर आपको हो गया होगा। आगे चलते हैं बेटा। एक गैल्वेनोमीटर होता है हमारा यूनिडायरेक्शनल, ठीक है बेटा। जो यूनिडायरेक्शनल होगा बेटा उसमें इस तरह से एक बीच में बेटा एक सर्कुलर डायल टाइप होगा, इसके अंदर बेटा यहां कहीं आपका 0 लिखा होगा, 0 लिखा होगा। आप जैसे ही बेटा इसमें कोई ना कोई करंट डालेंगे वैसे ही बेटा इसकी जो निडल है वो लगातार ऐसे मूव करेगी। जितना ज़्यादा करंट होगा बेटा निडल उतनी ही ज़्यादा 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 लगातार चलती जाएगी, ठीक। ये यूनिडायरेक्शनल है बेटा, यहाँ कहीं पर 1 मिली एम्पियर लिखा होगा, यहाँ कहीं पर 2 मिली एम्पियर, यहाँ कहीं पर 3 मिली एम्पियर, यहाँ कहीं पर 4 मिली एम्पियर, यहाँ बेटा कहीं पर 5 मिली एम्पियर। ये बेटा कोई ना कोई मैक्सिमम करंट भी आएगा ऐसे। ये यूनिडायरेक्शनल है जिसमें 0 इस तरफ होगा और बेटा फिर 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, बिल्कुल ऐसा लिखा होगा। जैसे गाड़ी में नहीं होता बेटा 0 किलोमीटर्स पर आवर, 10 किलोमीटर्स पर आवर, 20 किलोमीटर्स पर आवर, ऐसे चलते चलते 120 किलोमीटर्स पर आवर, 130, 140 ऐसे लिखा है।
इसी तरह से मेरे पास बेटा बाई डायरेक्शनल भी होता है। जो बाई डायरेक्शनल होता है उसके अंदर जीरो बिल्कुल बीचों बीच होता है, उसमें ना जीरो बिल्कुल बीचों बीच होता है, और 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3, 4, 5, 6 ऐसे भी होते हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे भी होते हैं। अगर करंट यूं जाएगा तो आपका बड़ा ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अगर करंट यूं आएगा तो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो बाई डायरेक्शनल है ये एक तरह से हमारे करंट की डायरेक्शन को भी एक तरह से डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें बेटा जी इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर की तरफ भी 1 मिली एम्पियर लिखा होगा, इधर की तरफ भी 1 मिली एम्पियर लिखा होगा। तो ये है ना डायरेक्शन को भी डिटेक्ट कर रहा है, ये डायरेक्शन के लिए बेटा इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, आगे चलिए बच्चों, ये है हमारा एक तरह से गैल्वेनोमीटर। अब मैं कुछ बातें और बोलूंगा, सुनना बच्चों। जैसे मैं अगर यूनिडायरेक्शन वाले का अगर एग्जांपल लूं तो बेटा मान लो कि निडल में कोई करंट नहीं जा रहा, मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जा रहा। ठीक है बेटा, आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 है, तो बेटा आपकी निडल यहां पर है। मैंने इस गैल्वेनोमीटर में से कुछ ना कुछ करंट भेजा, जैसे बेटा करंट भेजूंगा ऑफ कोर्स बेटा जो निडल होगी वो रोटेट होगी। क्यों रोटेट होगी इसके पीछे मैं कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ। करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा, उसका टॉर्क उतना ज़्यादा होगा, वो टॉर्क जितना ज़्यादा होगा बेटा वैसे ही टॉर्शनल वायर का टॉर्क उतना ज़्यादा होगा, टॉर्शनल वायर का जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उसका एंगल डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा, वो जितना एंगल डिफ्लेक्टेड होगा ये निडल भी उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी। अगर मैं इसमें करंट बढ़ाऊंगा तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, करंट बढ़ाऊंगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कभी ना कभी आपकी निडल जो है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर चली जाएगी, बट कभी ना कभी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर चली जाएगी। जिस करंट के लिए ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर चली जाएगी बेटा उस करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं IG से। लिख भी लेना बेटा, IG इज current for maximum deflection. IG is current for maximum deflection। हालांकि बेटा हम करंट सेंसिटिविटी एक टर्म डिफाइन कर रहे थे, आप बेटा वापस से उसको डिफाइन कर सकते हो। करंट सेंसिटिविटी इज कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ अपॉन आई, कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ फाई मैक्स, कितने करंट पर हुआ आई मैक्स। ठीक है, ऐसे भी आप बेटा करंट सेंसिटिविटी डिफाइन कर सकते हो। IG से अगर ज़्यादा करंट आपने अगर भेजने की कोशिश की तो डिफ्लेक्शन बेटा आपका फाई मैक्स ही रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि एक कार है, उस कार के अंदर बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है 0 किलोमीटर्स पर आवर, 10 किलोमीटर्स पर आवर, 20 किलोमीटर्स पर आवर, 30, 40, 50 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, और मैक्सिमम दे रखा है मुझे 180 किलोमीटर्स पर आवर। अगर आप कार को बेटा 170 किलोमीटर पर आवर पे चलाओगे तो 170 दिखा देगा, 160 पे चलाओगे तो 160 दिखा देगा, 180 पे चलाओगे तो 180 दिखा देगा। लेकिन अगर आपने कार को 190 पे चला दिया, मान लो किसी कारण से कार जो है 190 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, तो भी कितना दिखाएगा? ये तो 180 दिखाएगा। अगर मैंने कार को किसी तरीके से 200 किलोमीटर पर आवर पे चला दिया, लेकिन कार के अंदर जो स्पीडोमीटर है वो तो मैक्सिमम बेटा कितना दिखा पा रहा है? 180 दिखा पा रहा है, तो कितना दिखाएगा? 180 दिखाएगा। इसका मतलब जब तक करंट की वैल्यू इस गैल्वेनोमीटर में IG से कम है या IG के बराबर है, तब तक तो ये गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर भी कर पा रहा है और डिटेक्ट भी कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही आपने करंट IG से ज़्यादा डालने की कोशिश की बड़ा, वैसे ही आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो कितना दिखाएगा? IG दिखाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इफ करंट इज लेस देन और इक्वल टू IG, देन galvanometer can detect as well as measure current। डिटेक्ट भी कर सकता है और मेजर भी कर सकता है। लेकिन जैसे ही करंट की वैल्यू IG से ज़्यादा हुई बड़ा, वैसे ही अब हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसकी नीडल कहाँ पहुँच जाएगी? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में पहुँच जाएगी। अब वो मूव नहीं करेगी। तो आप कह सकते हो कि इस केस में हमारा जो भी गैल्वेनोमीटर है उसकी जो नीडल है बेटा
वो कहाँ पहुँच जाएगी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर पहुँच जाएगी। और अगर वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर पहुँच जाएगी तो आप ऐसा कह सकते हो कि करंट को डिटेक्ट तो कर पा रहा है। डिटेक्ट तो इसलिए कर पा रहा है कि बेटा अगर करंट ना होता तो जीरो पे होता, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर है, इस बात में करंट है तो सही, लेकिन कितना है वो मुझे नहीं पता। तो आप कह सकते हो कि इस केस में इट इज डिटेक्टिंग द करंट, बता रहा है कि हाँ करंट है, बट कांट मेजर, और ये IG से बड़ा अगर करंट आपको मेजर करना है तो आपको ऑफ कोर्स बड़ा इस गैलोमीटर को हल्का फुल्का मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो हम करेंगे। ठीक, यहां तो बड़ा बात समझ आई। एक बात और, कई सवालों के अंदर अपने ही शीट के सवालों में, और हो सकता है कि बेटा JEE मेन में, IIT एडवांस में भी इस तरह के सवाल आए हैं, उसमें ये लिखा होता है कि गैलोमीटर फूक गया, मतलब गैलोमीटर खराब हो गया, गैलोमीटर फॉल्टी हो गया। तो समझ जाना है कि गैलोमीटर फॉल्टी हो गया है, गैलोमीटर खराब हो गया है, इस बात का मतलब ये है कि हमने ज़रूर उस गैलोमीटर के अंदर से जो करंट है वो IG से ज़्यादा डाल दिया। आपको ये सीधा सीधा मान के चलना है कि जब भी आप IG से ज़्यादा करंट डालने की कोशिश करोगे तो गैलोमीटर के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब भी कभी ये लिखा हो जाए कि हमारे गैल्वेनोमीटर जो है उसको हार्म हुआ है, वो फॉल्टी हुआ है, या फिर बेटा वो नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा है, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपने उसमें करंट जो है वो IG से ज़्यादा भेज दिया। तो हो सकता है कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो खराब हो गया हो, है ना, फॉल्टी हो गया हो, उसको कोई ना कोई आपने हार्म कर दिया। यहाँ तक बेटा मेरे ख्याल से सारी सारी बातें समझ में आ गई आपको। ये है हमारी पूरे के पूरे बेटा गैल्वेनोमीटर की कहानी। ये सारी की सारी बातें हमारे दिमाग के अंदर सेट रहनी चाहिए। इसमें से बहुत सारी चीज़ें बेटा ठीक है आगे वाले चैप्टर की भी थी, लेकिन मेरे ख्याल से आपको हल्की फुल्की समझ तो आ ही गई होगी। चलिए बच्चों, थोड़ी सी बेटा अपन बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इतना बड़ा समझ में आ गई। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको याद करने के लिए कौन सी बात कही यार, ये वाली बात मैंने आपको याद करने के लिए कही। हालांकि नहीं याद रखोगे तो ऐसा नहीं कोई सवाल में अटक जाओगे, ठीक है। इसके जो भी सवाल होंगे वो ऑफकोर्स बड़ा आगे वाले चैप्टर्स में होंगे, लेकिन आपको फील आनी चाहिए कि हाँ यार देखो, ये जो हम गैल्वेनोमीटर बनाया है इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था कि जिस तार में से आप करंट मेजर या डिटेक्ट करने जा रहे हो उस तार को हमने ऐसे लूप्स में कन्वर्ट कर दिया, उस लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उस पर टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ही ज़्यादा ये लूप रोटेट करेगा। इसको हमने किसी टॉर्शनल वायर के साथ कनेक्ट कर दिया तो टॉर्शनल वायर भी उतना ही ज़्यादा रोटेट करेगा, लेकिन वो जैसे रोटेट करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई टॉर्क लगा देगा। कभी ना कभी ये वाला टॉर्क और वो वाला टॉर्क दोनों बराबर हो जाएंगे, और जितना ज़्यादा करंट होगा ऑफकोर्स ये आपका डिफ्लेक्शन इतना ही ज़्यादा होगा, और वो जो तार जितना रोटेट करेगा उसको हम किसी नीडल के साथ लगा देंगे, नीडल भी उतना ही रोटेट कर जाएगी। तो यहाँ से हम सारी सारी बातें देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैंने एक और बोली, दैट इज IG। बेटा IG इज करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ये हमें याद होना चाहिए कि बेटा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट है आपके पास वो IG है। गैल्वेनोमीटर में से अगर आप IG से ज़्यादा करंट लगातार कंटिन्यूसली अगर भेजोगे तो गैल्वेनोमीटर आपका खराब हो सकता है, फॉल्टी हो सकता है कि वो काम ना करे, काम करना बंद कर दे। ठीक है, ठीक है, सारी बेटा थ्योरेटिकल बातें थी। अब कोई बच्चा कह दे कि ठीक है सर, बात मान ली आपकी, अगर गैल्वेनोमीटर से मुझे ज़्यादा करंट अगर मेजर करना है, भाई आपने कह दिया कि वो करंट मेजर कर सकता है लेकिन IG तक, और IG बेटा लगभग मिली एम्पियर से माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में ही होती है। IG कोई बहुत वैल्यू नहीं होती है, ये जो IG की वैल्यू है ये बेटा इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में होती है। तो गैल्वेनोमीटर करंट मेजर तो कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड वैल्यू तक ही वो करंट को मेजर कर सकता है। अगर आपको ज़्यादा करंट मेजर करना है तो आपको गैल्वेनोमीटर को हल्का फुल्का मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे मॉडिफाई करना है अभी देखते हैं। द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर करंट इज नोन एज अमीटर। बड़ा लिख दो दो चार बातें। पहली बात, इट इज मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर which is used to measure current in a circuit.
किसी भी सर्किट में करंट मेजर करने के लिए हम मीटर यूज करते हैं। तो चलिए सुनिए बेटा इस बात को। हमारे पास बेटा मान लीजिए कि ये कोई गैल्वेनोमीटर है, ये बेटा कोई गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस है। लेट्स से बेटा गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज आरजी। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज आरजी। आरजी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। हालांकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको सवाल के अंदर दे रखा होगा, लेकिन बड़ा प्रैक्टिकली जो गैल्वेनोमीटर्स वगैरह होते हैं उनका रेजिस्टेंस लगभग 50 ओम के आसपास रहता है, प्रैक्टिकली जो गैल्वेनोमीटर्स होते हैं। ठीक, इस गैल्वेनोमीटर में से बड़ा कोई ना कोई करंट अपन भेज रहे हैं, अच्छी बात है बड़ा। इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, इसके पैरेलल में बड़ा आप एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, और जो पैरेलल में आपने रेजिस्टेंस लगाया है उसका मैं नाम निकाल रहा हूं शंट, और उसके रेजिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं एक बार के लिए एस। ये रेजिस्टेंस हमने लगाया तो ऑफ कोर्स ये हमारी मर्जी है कि हम शंट कितना लगाते हैं। अब आराम से इतना से मेरी बात को सुनना। दिस एंटायर अरेंजमेंट इज नोन एज अमीटर। दिस एंटायर अरेंजमेंट इज नोन एज अमीटर। ये अरेंजमेंट जो है ये अमीटर है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, लिमिट इसको मैं ऐसे दिखा, इस पूरे को मैं ऐसे दिखा सकता हूं। जब भी अमीटर दिखाना हो तो ऐसे एक गोला बना दीजिए और बीच में इस तरह से ए लिख दीजिए। ये गोला बनाने का मतलब बेटा ये कि एक तरह से इसमें डायल्स लगी होंगी बेटा, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर ऐसे डायल्स लगी होंगी। ठीक है, दिस इज अमीटर। अब दो चीजें हैं, अमीटर जो है वो किस तरह से करंट मेजर करता है और किस तरह से बनता है। करंट मेजर करता हूं बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि आखिर अमीटर बनता कैसे। अमीटर बनता कैसे, तो बेटा सबसे पहला पॉइंट तो आपने देख लिया कि हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिस रेजिस्टेंस को हम शंट कहेंगे। कहते क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि हम एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देंगे। सर इससे फायदा क्या होगा, बहुत फायदा होगा, सुनना। मान लीजिए बेटा कि आई करंट आया किसके पास, इस अमीटर के पास, इस पूरे अरेंजमेंट के पास। उसमें से I1 करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर के पास गया, तो ऑफ कोर्स बाकी बचा हुआ I माइनस I1 जो है वो शंट के पास जाएगा। I1 मुझे लिखना आता है बेटा, देखिए दो रेजिस्टेंस अगर इस तरह से पैरेलल होते हैं और नेट करंट अगर I आ रहा होता है, तो मैंने आपको सिखा रखा है कि I1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स एक्चुअल कितना करंट आया है। सर इससे क्या कमाल कर दिया, अभी हो जाएगा कमाल, सुनना। इससे मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि I कैन बी रिटन एज RG प्लस S अपॉन S इंटू I1। अब देखो बेटा, ये जो I1 है ये करंट किस में से गुजर रहा है, ये करंट गुजर रहा है गैल्वेनोमीटर के अंदर से। इसका मतलब ये I1 मेजर करेगा कौन, गैल्वेनोमीटर। I1 बहुत बड़ा नहीं होगा, इट विल बी मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बहुत बड़ा करंट नहीं नाप सकता, लेकिन छोटा करंट तो नाप ही सकता है। तो I1 जो है ये स्मॉल होगा और इसको कौन मेजर करेगा, गैल्वेनोमीटर मेजर करेगा। लेकिन इस पूरे अरेंजमेंट के पास जो नेट करंट आया है वो I1 नहीं है, इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट के पास नेट करंट आया है I। अब ये जो S है शंट है, ये तो हम लगा रहे हैं, हमारी मर्जी हम S कितना भी लगाएं। मान लो कि मैंने S इस तरह से लगाया कि इस RG प्लस S अपॉन S की जो वैल्यू है, इस RG प्लस S अपॉन S की जो वैल्यू है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू लेट्स से बेटा 1000 है, लेट्स से 1000 है। तो मैं इतना समझ गया कि अगर मान लीजिए कि मैंने कोई ना कोई करंट अंदर भेजा और इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग लेट्स से गैल्वेनोमीटर की रीडिंग, बेटा गैल्वेनोमीटर की रीडिंग मतलब I1 की जो वैल्यू है लेट्स से वो आई 1 मिली एम्पियर, लेट्स से बड़ा आई 1 मिली एम्पियर। तो मैं समझ गया कि I1 अगर 1 मिली एम्पियर है मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिली एम्पियर इज ऑफ कोर्स बेटा कितना, 1 एम्पियर। इसका मतलब एक्चुअल जो करंट आया है वो आपका बेटा कितना आया है, 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है। मान लो मैंने करंट बढ़ाया, तो इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग लेट्स से गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है वो लेट्स से बेटा 2 मिली एम्पियर आ गई।
अगर गैल्वेनोमीटर की मिड रीडिंग अगर 2 मिली एम्पीयर आ गई तो बच्चे बोलेंगे सर मुझे ये वाला करंट थोड़ी मेजर करना है जो गैल्वेनोमीटर ने खाया है, मुझे तो वो वाला करंट मेजर कर रहा है जो एक्चुअल आया है। तो मैं समझ गया कि अगर ये 2 मिली एम्पीयर है तो ये जो नेट करंट आया है दिस इज ऑफ कोर्स 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2 मिली एम्पीयर। तो इसका मतलब एक्चुअल जो करंट आया है वो तो आपका 2 एम्पीयर आया है। समझिए बेटा इस बात को। मान लो कि मैंने करंट बढ़ाया 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 तो इस पूरे के पूरे गैल्वेनोमीटर के अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ गया, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आया लेट्स से बेटा वो 5 मिली एम्पीयर आया। जिस टाइम पर गैल्वेनोमीटर के अंदर 5 मिली एम्पीयर करंट आया है, इसका मतलब एक्चुअल सर्किट के अंदर 5 मिली एम्पीयर नहीं है, एक्चुअल सर्किट के अंदर करंट आया है 5 मिली एम्पीयर मल्टीप्लाइड बाय 1000, 1000 इंटू मिली बेटा कितना हो जाएगा 1, दैट कम्स आउट टू बी 5 एम्पीयर। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, 5 मिली एम्पीयर मल्टीप्लाइड बाय 1000 का कितना आ जाएगा 5 एम्पीयर। इसका मतलब हमारा ये जो अमीटर है ये करंट मेजर कर सकता है, कहां तक मेजर कर सकता है 5 एम्पीयर तक। गैल्वेनोमीटर बेटा सिर्फ उसमें कहां तक करंट मेजर कर पा रहा था 5 मिली एम्पीयर तक, और हमारा ये जो अमीटर बना है मॉडिफाई करने के बाद ये कहां तक करंट मेजर कर रहा है 5 एम्पीयर तक, 5 एम्पीयर तक। नाउ वी हैव मॉडिफाइड इट। अब तक ये सिर्फ और सिर्फ करंट मेजर कर पा रहा था बेटा सिर्फ और सिर्फ 5 मिली एम्पीयर तक। जैसे मैंने इसके साथ शंट लगा दिया अब मैं इसको मॉडिफाई कर चुका हूं और अब मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि मैं इसमें करंट मेजर कर सकता हूं 5 एम्पीयर तक। नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर। अगर नहीं समझ में आया मैं एक वैल्यू और लेता हूं, ठीक है, बहुत ही ऑब्वियस बात है। सुनना बेटा, ये आपके पास कोई ना कोई गैल्वेनोमीटर, ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है, इसके साथ बेटा मैंने पैरेलल के अंदर कोई शंट लगा दिया। अब शंट कितना लगाऊंगा तो मेरी मर्जी है बेटा, शंट कितना लगाऊंगा ये तो मेरी मर्जी है। नेट करंट कितना आया उसमें से बेटा ऑफ कोर्स I1 इसमें से जाएगा, बाकी I माइनस I1 इसमें से जाएगा। मैं जानता हूं कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस। इससे मैं ये भी जानता हूं कि गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाला जो करंट है उसको हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि S2 अपॉन R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स कितना एक्चुअल करंट आया है। इससे बड़े आराम से कह सकता हूं कि एक्चुअल जो करंट आया है उसकी वैल्यू है RG प्लस S अपॉन S इंटू गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट गुजर रहा है वो। अब मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल S तो मेरी मर्जी बेटा मैं तो कितना लगाऊं, मैंने S इस तरह से लगाया कि लेट्स से बेटा इसकी वैल्यू आ गई है 5000, ओम अपॉन ओम है तो यूनिट लेस होगी, लेट्स से 5000 हो गई। अब मैंने कुछ करंट बहाया, जैसे ही मैंने कुछ करंट बहाया लेट्स से गैल्वेनोमीटर जो है उसकी रीडिंग आई, लेट्स से बेटा गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आई 1 मिली एम्पीयर। तो मैं समझ गया कि 1 मिली एम्पीयर अगर इसमें से गुजर रहा है तो जो नेट करंट आया वो 1 मिली एम्पीयर नहीं है, वो है 1 मिली एम्पीयर मल्टीप्लाइड बाय 5000। कितना हो गया बेटा 5 एम्पीयर। इसका मतलब हमारे एक्चुअल अरेंजमेंट के पास जो नेट करंट आया बेटा कितना आया 5 मिली एम्पीयर। तो इन दोनों को रिप्लेस करके अगर मैं सर्किट में ऐसे अगर अमीटर दिखाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि इस अमीटर की रीडिंग कितनी है 5 एम्पीयर। आगे सुनना इस बात को। अगर मान लो मैंने करंट इस तरह से बहाया कि इस गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाला जो करंट है वो 2 मिली एम्पीयर हो गया, और उसने बता दिया कि हाँ भाई 2 मिली एम्पीयर मेरे में से करंट गुजर रहा है। इसमें से अगर 2 मिली एम्पीयर करंट गुजर रहा है तो एक्चुअल सर्किट में से जो करंट गुजर रहा है वो 2 मिली एम्पीयर नहीं है बेटा, उसकी वैल्यू तुम जानते हो, दैट विल बी 2 मिली एम्पीयर इनटू 5000, दैट कम्स आउट टू बी 10 एम्पीयर। मैंने करंट इस तरह से बहाया कि गैल्वेनोमीटर में से करंट गुजरने वाला जो था वो बेटा 3 मिली एम्पीयर दिखाने लग गया, और इतना छोटा करंट तो गैल्वेनोमीटर बड़े आराम से मेजर कर पा रहा था। अगर यहां से 3 मिली एम्पीयर करंट गुजर रहा है तो जो एक्चुअल करंट आया है दैट इज 3 मिली एम्पीयर इनटू 5000 बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 15 एम्पीयर। अगर मान लीजिए कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ गया 5 मिली एम्पीयर पे, अरे मेरे बच्चों 5 मिली एम्पीयर पे अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ गया है इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में से 5 मिली एम्पीयर से ज्यादा करंट अब हम नहीं बहा सकते। लेकिन जो एक्चुअल करंट आ रहा है वो 5 मिली एम्पीयर नहीं है, वो है 5 मिली एम्पीयर मल्टीप्लाइड बाय 5000। एक्चुअल जो तुम मैक्सिमम करंट मेजर कर पा रहे हो उसकी वैल्यू मेरे पास है 25 एम्पीयर। आई रियली होप तुम बड़ा सारी बात समझ गए हो। अब लेकिन बच्चा ये सोच रहा है कि ठीक है सर मैं आपकी सारी बात समझ गया कि आपने किया क्या कि गैल्वेनोमीटर तो सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट तक ही करंट को मेजर कर पा रहा था, तो आपने उसके साथ पैरेलल में एक नॉन रेजिस्टेंस चिपका दिया। जब नॉन रेजिस्टेंस लगा दिया तो थोड़ा करंट उसमें से गया, थोड़ा करंट इसमें से गया। अब गैल्वेनोमीटर से करंट कितना गुजरा है उससे कैलकुलेशन से मैं ये निकाल सकता हूं कि एक्चुअल करंट कितना आया था। ठीक, ये बड़ा आराम से करने लायक मामला है। लेकिन बच्चा सोचेगा सर बार बार
मैं ये आर जी प्लस एस अपॉन एस से मल्टीप्लाई करता रहूंगा क्या, कि गैल्वेनोमीटर रीडिंग चेक करूंगा फिर उसको आर जी प्लस एस अपॉन एस से मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं नहीं नहीं, जिस कंपनी ने अमीटर को बनाया होगा वो कंपनी क्या करेगी, आपको मल्टीप्लाई करने का काम नहीं देगी, वो क्या करेगी कैलिब्रेट कर देगी। कैलिब्रेट कैसे, कि गैल्वेनोमीटर में जहां जहां 1 मिली एम्पियर लिखा हुआ था वहां काट कर लिख देगी 1 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर में जहां कहीं पर 2 मिली एम्पियर लिखा हुआ था वहां पर लिख देगी 2 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर में जहां पर मैक्सिमम करंट 5 मिली एम्पियर लिखा हुआ था वहां पर काट कर लिख देगी 5 एम्पियर। तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस कंपनी ने ही सारी के सारे रीडिंग्स को काट काट कर, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग थी उसको काट काट कर वहां पर बेटा क्या लिख दिया, आर जी प्लस एस अपॉन एस से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू थी वो लिख दी। तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसे हम कैलिब्रेशन बोल देंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर कहूं तो गैल्वेनोमीटर के अंदर बेटा मान लीजिए कि यहां पर 0 एम्पियर लिखा हुआ था, यहां कहीं पर बेटा 1 मिली एम्पियर लिखा हुआ था, यहां कहीं पर बेटा 2 मिली एम्पियर लिखा हुआ था, यहां कहीं पर 3 मिली एम्पियर लिखा हुआ था, यहां कहीं पर 4 मिली एम्पियर लिखा हुआ था और बेटा यहां कहीं पर 5 मिली एम्पियर लिखा हुआ था। गैल्वेनोमीटर में ये लिखा हुआ था, लेकिन जो कंपनी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करके हमें बेच रही है वो क्या करेगी, वो हम पर ही काम थोड़ी छोड़ेगी कि देखो भैया ये गैल्वेनोमीटर है, ये शंट की वैल्यू है ना, और तुम लोग है ना सारे वैल्यूज को आर जी प्लस एस अपॉन एस से मल्टीप्लाई करके करंट निकालो। ना, वो कंपनी को पता है कि उसने कितना शंट लगाया है, वो खुद ही बोल देगी देखो भैया आप लोगों को इस सवाल के हिसाब से अगर देखें तो हमने शंट इस तरह से यूज किया है कि आपको जो भी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है उसको 5000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर तो 0 आएगा। इसको अगर मैं 5000 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको अगर मैं 5000 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर अपने आप आ जाएगा 5 एम्पियर। इसको अगर मैं 5000 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर आ जाएगा आपका अपने आप 10 एम्पियर। इसको अगर मैं 5000 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 15 एम्पियर। यहां को बड़ा अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5000 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर आ जाएगा 20 एम्पियर और ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम करंट बड़ा कितना, 25 एम्पियर। बन गया अपना मीटर, बन गया अपना। हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं तो सिखा रहा हूं कि बेटा कैसे गैल्वेनोमीटर से अमीटर किसी ने बनाया होगा। तो जिस कंपनी ने शंट पैरेलल में लगाया होगा उसको पता है कि उसने कितना शंट लगाया है, तो उसने क्या कर दिया कि जो जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग्स थी उनको मिटाया और उन सबको मल्टीप्लाई कर दिया आर जी प्लस एस अपॉन एस से, और उसका सारा काम बन गया। आई रियली होप बेटा मैंने बहुत समय लेकर सारी अच्छी वैल्यूज के साथ आपको ये सिखाया है। मैं बेटा 2 बातें बोलूंगा। अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को अगर अमीटर में कन्वर्ट करना है तो कुछ बातें। सबसे पहली बात, कनेक्ट इन नॉन रेजिस्टेंस। बेटा जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले से पता हो, नॉन रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। ठीक है बेटा। दूसरा क्या चेंज करना है, कैलिब्रेट कर दो रीडिंग्स को, मतलब चेंज कर दो। जो जो गैल्वेनोमीटर रीडिंग्स लिखी हुई है उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो बेटा, किससे, आर जी प्लस एस अपॉन एस से। कैलिब्रेट रीडिंग्स कैसे बेटा, multiply the readings of galvanometer by Rg plus S upon S and replace कर दो। ठीक है। अगली बात, गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट जो गुजर रहा है वो है Ig। तो अमीटर जो मैक्सिमम करंट मेजर करेगा उसकी वैल्यू बड़ा क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी ऑफ कोर्स Rg प्लस S अपॉन S टाइम्स
गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट गुजर रहा है, गैल्वेनोमीटर से करंट गुजर रहा है आई, गैल्वेनोमीटर में से करंट अगर आई गुजर रहा है तो बड़ा अमीटर में से गुजरेगा। मुझे अमीटर में से मैक्सिमम करंट गुजरता हुआ निकालना है तो गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट हम ले देंगे आई। ये मैक्सिमम करंट है जो अमीटर मेजर कर सकता है। दिस इज मैक्सिमम करंट हाँ यार, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि अमीटर में से मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है। ये हमारे पास जो मैंने ऐसे डॉटेड लाइंस के अंदर दिखा रखा है, ये हमारा एक्चुअल अमीटर है। इस अमीटर के अंदर ये गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ ऑफ कोर्स पैरेलल के अंदर हमारा शंट है। इसमें से जब मैक्सिमम करंट जाएगा अमीटर में से तो गैल्वेनोमीटर में से भी मैक्सिमम करंट जाएगा। गैल्वेनोमीटर के अंदर से मैक्सिमम करंट जाएगा ऑफ कोर्स आई जी। तो शंट में से ऑब्वियस बात बेटा जाएगा आई मैक्स माइनस आई जी। हम जानते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर और ये शंट दोनों आपस में पैरेलल हैं, इसलिए यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास आएगा आई जी इंटू आर जी, और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास आएगा आई मैक्स माइनस आई जी इंटू एक्स। इससे मेरे पास आई मैक्स की बेटा वैल्यू आ गई बड़ा, इससे मेरे पास आई मैक्स की बड़े आराम से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बड़ा। कितनी आ जाएगी वैल्यू, आई जी इंटू आर जी प्लस एस अपॉन एस। ये आई मैक्स हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि हमारा जो अमीटर में से गुजरने वाला करंट होगा ये होगा हमेशा गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाला करंट इंटू आर जी प्लस एस अपॉन एस। अब अमीटर में से करंट मैक्सिमम है तो ऑफ कोर्स गैल्वेनोमीटर में से करंट मैक्सिमम है, और करंट फ्रॉम गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम बेटा किस टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझिए इस बात को। ये मैक्सिमम करंट है जो हमारा अमीटर मेजर कर सकता है। दिस इज मैक्सिमम करंट अमीटर कैन मेजर। अच्छा एक बात हो, शंट की वैल्यू जितनी कम होगी ना अमीटर उतना ही ज्यादा करंट मेजर कर पाएगा। शंट तुम जितना कम रखोगे ना तो डिनोमिनेटर बेटा उतना ही कम होगा, आप बेटा उतना ही ज्यादा करंट मेजर कर पाओगे। शंट जितना कम होगा आप उतना ही ज्यादा करंट मेजर कर पाओगे। तो लिखना चाहो लिख सकते हो, लेसर the value of shunt, more the limit up to which ammeter can measure current। ठीक है, अच्छा पॉइंट है बेटा। अब एक लास्ट पॉइंट और देखो, हमने अभी तक ये कहा कि ये हमारा गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस हमें पता है, इसके साथ पैरेलल में हमने लगाया शंट जिसका रेजिस्टेंस भी हमें पता है। इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलेंगे अमीटर, और हम इसे किसी भी सर्किट के अंदर ऐसे दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसे गोला बनाया और ए बस। दिस इज इक्वल्स टू दिस। यहां पर अगर करंट आ रहा है आपके पास आई तो बेटा इस अमीटर के पास भी करंट आ रहा है आई। इस अमीटर का रेजिस्टेंस आप डायरेक्ट लिख सकते हो। आप कह सकते हो कि सर ये गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों आपस में एक तरीके से पैरेलल हैं, तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज ऑफ कोर्स आर जी इंटू एस अपॉन आर जी प्लस एस। ये हमारा अमीटर का रेजिस्टेंस है, ये हमारे मीटर का रेजिस्टेंस। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, ये हमारे मीटर का रेजिस्टेंस है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ, अच्छा बेटा एक मिनट, मैं आपसे सवाल तो पूछ लूं है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। आपसे बेटा एक दो सवाल पूछ लेते हैं। वी हैव a galvanometer
of resistance 50 ohm and current for maximum deflection is 5 milliampere. बेटा करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 5 मिली एम्पियर है। 5 मिली एम्पियर से अगर छोटा करंट हुआ तो ये मेजर भी कर लेगा, लेकिन 5 मिली एम्पियर से अगर ज़्यादा करंट अगर मेजर करना होगा तो हमें इसको मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। ठीक, सवाल लिखिए बेटा, व्हाट मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड to convert it into an ammeter which can measure current up to 10 एम्पियर। ऐसे एमीटर में कन्वर्ट करना है जो 10 एम्पियर तक का करंट मेजर कर पाए। अब हम वैसे बेसिक बात तो जानते हैं कि जो भी हमारा गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस हमने 50 ओम ले रखा है, उसके साथ हमें पैरेलल के अंदर एक शंट लगाना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शंट कितना लगाएं। तो एक तो बड़ा ये कि बेसिक से कर लो कि जब आपके पूरे के पूरे इस अमीटर में मैक्सिमम करंट गुजरेगा, बेटा मैक्सिमम करंट कितना गुजरेगा 10 एम्पियर, उस टाइम इसमें से आपका जो करंट गुजरेगा वो ही मैक्सिमम गुजरना चाहिए। अब इसमें से मैक्सिमम करंट मुझे बोल रखा है 5 मिली एम्पियर, दैट इज ऑफ कोर्स 0.005 एम्पियर। बाकी करंट बेटा ऑफ कोर्स इसमें से गुजरेगा, दैट इज 9.995 एम्पियर। फेयर एनफ। अब बाकी बेटा सारे कानून जानते हो, यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस। आप कह सकते हो कि 50 into 0.005 should be equal to S into 9.995। यहाँ ये बड़ा S है, ठीक है, शंट का। इससे बड़ा मेरे पास शंट की वैल्यू आ गई है 50 into 5 अपॉन दैट इज 50 डिवाइडेड बाई, बड़ा इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो बड़ा अगर 10,000 करूंगा बड़ा 19, इतने ओम का शंट लगाना पड़ेगा, इतने ओम का आपको शंट लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इतने ओम का आपको शंट लगाना पड़ेगा। अच्छी बात है बेटा। साथ ही साथ मुझे एक चेंज और करना पड़ेगा। क्या? अच्छा, ये शंट की वैल्यू तुम डायरेक्ट निकाल सकते थे। कैसे? कि तुम जानते थे कि मैक्सिमम करंट इज इक्वल्स टू, कोई फॉर्मूला भी है क्या? बिल्कुल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? RG प्लस एस अपॉन एस इंटू आई जी। ठीक है बेटा, आई मैक्स है आपका 10, RG बेटा कितना 50 है क्या? ठीक है, शंट मुझे निकालना है, शंट मुझे निकालना है, और आई जी की वैल्यू मुझे सवाल के अंदर रखिए 5 मिली एम्पियर, तो 5 इंटू 10⁻⁻3 शंट निकालना है, निकाल लेना। इस फॉर्मूले को यूज़ करते तब भी बड़ा आपका सारा काम बन जाता। लेकिन मुझे इसके साथ साथ एक काम और करना पड़ेगा, मुझे रीडिंग्स को कैलिब्रेट भी करना पड़ेगा। मुझे जो भी रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर है, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर है, हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा RG प्लस एस अपॉन एस। हमें उसको RG प्लस एस अपॉन एस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सारे के सारे रीडिंग्स को। और बेटा अगर सारे के सारे रीडिंग्स को तुम RG प्लस एस अपॉन एस से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा उसकी वैल्यू 10/5 इंटू 10⁻³ के बराबर आएगी। बेटा दैट विल बी 2000। सारे के सारे रीडिंग्स थोड़ा किससे मल्टीप्लाई करना? 2000 से मल्टीप्लाई करना। 2000 से मल्टीप्लाई करो तभी तो जहां पर 5 मिली एम्पियर लिखा होता है वहां पर आपको 10 एम्पियर लिखना पड़ेगा। जहां पर आपका बेटा 4 मिली एम्पियर लिखा आएगा वहां पर आपको 8 एम्पियर लिखना पड़ेगा।
जहाँ पर 3 मिली एम्पियर लिखा हो रहा है वहाँ पर आपको 6 एम्पियर लिखना पड़ेगा। जहाँ पर आपका 2 मिली एम्पियर लिखा हो वहाँ पर आपको 4 एम्पियर लिखना पड़ेगा। जहाँ पर आपका 1 मिली एम्पियर लिखा हो वहाँ पर आपको 2 एम्पियर लिखना पड़ेगा। सारी की सारी वैल्यूज को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जहाँ 5 मिली एम्पियर लिखा था वहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? 10 एम्पियर। तो आपको कुल मिलाकर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 2000 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अगर कोई मुझसे इस अमीटर का रेजिस्टेंस पूछ ले तो निकाल दूंगा, दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर इस अमीटर का रेजिस्टेंस बताओ, तो बेटा मेरे पास RG और S दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। तो मैं कहूँगा दैट इज ऑफ कोर्स RG इंटू S अपॉन RG प्लस S। RG बेटा कितना है? 50। S कितना है? S कितना बेटा? अपॉन RG प्लस S। ठीक है, ये आपके मीटर का रेजिस्टेंस। मैंने पूछा नहीं था बट ऐसे ही, चलो ठीक है। आई रियली होप बेटा ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोगों को अमीटर बनाना है। अब इसका दूसरा काम कि आखिर अमीटर को हमें यूज कैसे करना है उसे भी देखते हैं। चलिए बच्चों, हेडिंग लिखते हैं, हाउ टू यूज अमीटर। आखिर हम अमीटर यूज कैसे करेंगे? देखो यार, अमीटर का बेसिक काम है खुद में से जाने वाला करंट निकालना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई अमीटर है, तो ये अमीटर क्या मेजर करता है कि मेरे में से कितना करंट गुजर रहा है वो निकाल दूंगा मैं। तो यही काम है उसका। अगर आपको किसी भी सर्किट में से अगर करंट निकालना है तो उस सर्किट के सीरीज में अमीटर को लगा दो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास बड़ा ये कोई रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस में से आपको करंट मेजर करना है, ठीक। तो आप एक काम कीजिए कि इसी रेजिस्टेंस के सीरीज में अमीटर को लगा दीजिए। अगर आप इसको सीरीज में लगा दोगे तो ऑब्वियस बात है कि जो करंट इसमें से गुजरेगा वही करंट ऑफ कोर्स हमारे इस अमीटर में से गुजरेगा। और अमीटर का काम क्या है? अमीटर का काम है खुद में से गुजरने वाला करंट निकालना। जो करंट इसमें से बड़ा वही करंट आपका इसमें से। इस तरीके से बड़े आराम से हम अमीटर में से करंट जो मेजर करेंगे वही बड़ा हमारे सर्किट का करंट भी हो जाएगा। तो आपको जिस भी सर्किट में, जिस भी वायर में आपको करंट निकालना हो तो उस सर्किट के सीरीज में आप अमीटर को लगा सकते हैं। सीरीज में ही क्यों? क्योंकि जो आपके सर्किट में करंट वही आपके अमीटर में से करंट, और अमीटर क्या करता है? खुद में से गुजरा हुआ करंट ही निकालता है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इफ वी हैव टू मेजर करंट in a circuit, connect ammeter in series to the circuit। सर्किट के सीरीज में बेटा आप उसको कनेक्ट कर दीजिए, आपका सारा का सारा काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा काम और बताता हूँ, सुनना बेटा। एक छोटा सा एग्जाम्पल टाइप बोलता हूँ बेटा। मान लीजिए कि आपके पास एक्चुअल में कोई सर्किट है इस तरह से, जिसमें रेजिस्टेंस R है। ये आपके पास बेटा कोई बैटरी है, इस बैटरी का EMF है E, तो करंट आएगा ऐसे। जो करंट की एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, वो हम जानते हैं। मैं इसे ट्रू वैल्यू बोलते एक बार के लिए, दैट इज ऑफ कोर्स बड़ा E/R। अब मुझे इस सर्किट में करंट मेजर करना है, तो ऑफ कोर्स मेजर करना है तो इसके साथ मुझे सीरीज के अंदर अमीटर लगाना पड़ेगा। तो मैंने इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में एक अमीटर लगा दिया। अब ऑब्वियस बात है बेटा, अमीटर लगाने से सर्किट आपका चेंज तो हुआ ही है यार। सर्किट तो बेटा आपका चेंज हुआ ही है। ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, और जो अमीटर है इसका भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो आएगा, भले हल्का फुल्का है लेकिन आएगा तो सही। अब मैं कहूँ कि आपने कितने करंट मेजर किया है इस रेजिस्टेंस में से, तो आप बोलोगे सर इस रेजिस्टेंस में से वही करंट है जो अमीटर में से है, और जो अमीटर है उसमें करंट की मुझे वैल्यू पता है। बड़ा बताओ कितनी होगी? करंट की वैल्यू होगी E/R+RA। ये दोनों रेजिस्टेंस बड़ा एक तरह से आपके सीरीज में है। ये हमारा मेजर्ड करंट है, ये बड़ा हमारा
मेजर्ड करंट है। ये हमारा एक्चुअल करंट है, ये हमारा मेजर्ड करंट है। इसका मतलब हमारे इस अमीटर को इस तरह से सीरीज में लगाने से कोई ना कोई एरर तो आ गई है, क्योंकि करंट हल्का सा घट गया बेटा, करंट हल्का सा घट गया है, घटना भी चाहिए बेटा, ठीक है। तो इस अमीटर ने एक्चुअल करंट जो था ना वो मेजर नहीं किया, उससे हल्का सा कम करंट मेजर किया। अच्छा, कितनी एरर आई है? एरर निकालनी हो तो बेटा हमारे एक्चुअल करंट में से इस करंट को माइनस कर दो और मोड़ ले लिया करो। एरर हमेशा बेटा पॉजिटिव होगी, तो आप कह सकते हो कि दैट विल बी ई बाई आर माइनस ई अपॉन आर प्लस आर। ये बेटा आपकी एरर है। कभी को बेटा कोई फ्रैक्शनल एरर पूछे तो इसको एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दिया करो, परसेंटेज एरर पूछे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। ये हमारी बेटा क्या है? एरर। ये बेटा हमारे पास एरर है। मैं यहाँ सर एक बात और बोलना चाहूँगा, आपने मेरे ख्याल से इस बात को गौर भी कर लिया होगा कि अमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा, देखना बेटा, अमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा आपकी एरर उतनी ही कम होगी। और अमीटर का रेजिस्टेंस अगर टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो गया तो ये भी ई बाई आर हो जाएगा, ये भी ई बाई आर हो जाएगा और आपकी एरर जो है वो जीरो हो जाएगी। तो अमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा हमारी एरर जो होंगी वो उतनी ही कम होगी और हमारा अमीटर जो है हम कहेंगे कि वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट है, हम कहेंगे कि वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट है। और आइडियल अमीटर हम उसे बोलेंगे बड़ा, आइडियल अमीटर उसे बोलेंगे जिसके अंदर एरर हो ही नहीं। हालांकि बेटा ये बहुत ही थ्योरेटिकल बात है। और एरर कब नहीं होगी बेटा? एरर तब नहीं होगी जब आर ए की वैल्यू जीरो होगी, तब ये भी ई बाई आर, ये भी ई बाई आर, और रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर जो है वो आपका हो जाए जीरो या नियरली जीरो। तो आप कह सकते हो कि आइडियल अमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस बड़ा नियरली जीरो होना चाहिए। बाकी अमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा होगा। वो इसलिए कि अमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो ऑफकोर्स बड़ा सर्किट में उतना ही चेंज कम करेगा, तो वो थोड़ा बहुत जो एक्चुअल करंट है उसके आस पड़ोस की वैल्यू वो मेजर कर लेगा। ठीक है बात, तो चल जाएगी ये बात। एक बात है बेटा, अमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इनटू शंट का रेजिस्टेंस अपॉन आर जी प्लस एस। अब देखो, एक काम करो बेटा, एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, मुझे ना अमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम चाहिए, इसके लिए शंट की वैल्यू कम से कम यूज करो, जितनी छोटी हो सकती है उतनी यूज करो। उससे बड़ा फायदा क्या होगा? शंट जितना कम होगा अमीटर का रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। मैं एक छोटी सी लाइन के थ्रू आगे जाके लिखता हूं, गुड अमीटर्स हैव स्मॉल रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस के लिए द वैल्यू ऑफ शंट शुड बी वेरी स्मॉल। क्यों बेटा? मैं दिखा देता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज इक्वल्स टू आर जी इंटू एस अपॉन आर जी प्लस एस। अब जो गैल्वेनोमीटर है ना उसका रेजिस्टेंस तो चलो बेटा फिक्स है, वो तो जैसा है वैसा है। मैं किसको वेरी कर सकता हूँ? शंट को वेरी कर सकता हूँ। अगर मान लो कि शंट मैंने बहुत 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 छोटा लिया गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से, तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि उस केस में अमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी ऑफ कोर्स आर जी इंटू एस अपॉन आर जी प्लस आर एस को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर जी। आर जी से आर जी बड़ा क्या हो गया? कैंसिल, और ये शंट के बराबर ही आ जाएगा। और शंट हम जानते हैं कि पहले से ही हमने कैसा यूज़ कर रखा है? स्मॉल यूज़ कर रखा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर मैं शंट की वैल्यू अगर बहुत छोटी रखूंगा तो उस केस के अंदर अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो लगभग शंट की वैल्यू के बराबर होगा। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल लूँ कि मान लीजिए कि आपके पास कोई गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास वो 100 ओम है। इसके साथ मान लीजिए बेटा आपने कोई शंट लगा दिया है ऐसे, जिसका रेजिस्टेंस लेट से 0.1 ओम है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आप अमीटर का रेजिस्टेंस अगर निकालोगे तो दैट विल बी आर जी इंटू एस अपॉन आर जी प्लस एस। अब बेटा ये 100 है, 100.1 है, लगभग कैंसिल ही हो गए, तो ये वैल्यू लगभग 0.1 ओम के बराबर ही आ गई। ये 0.1 ओम किसका रेजिस्टेंस है? शंट का रेजिस्टेंस। शंट का रेजिस्टेंस, हमारा काम बन गया।
तो आप कह सकते हो कि शंट का रेजिस्टेंस जितना छोटा होगा हमारे अमीटर का रेजिस्टेंस उतना ही छोटा होगा, और अगर शंट का रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा हुआ तो जो शंट का रेजिस्टेंस वही हमारे अमीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आइडियल अमीटर आपका बेटा वो होगा जिसका रेजिस्टेंस टेंडिंग टुवर्ड 0 हो। ठीक है, बाकी तो अमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना वो अच्छा होगा। चलिए बच्चों, 2 सवाल ऐसे करते हैं जो सेट ट्रेंड है उससे थोड़े से डिफरेंट है, आराम से करना, इत्मीनान से सुनिएगा। सवाल क्या है बेटा, सुनिएगा। आपके पास बेटा कोई बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, दिस वन इज 6 ओम। इस 6 ओम के साथ पैरेलल के अंदर मैंने एक अमीटर लगा रखा है। सर आपने तो कहा था कि अमीटर जो है वो हम हमेशा ही सीरीज में लगाते हैं। हाँ बेटा, कहा तो ये था कि जिस भी तार के अंदर आपको करंट निकालना हो उस तार के अंदर आप अमीटर को सीरीज में लगा लीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी सर्किट के अंदर अमीटर मैंने इस तरह से पैरेलल में लगा रखा है और मुझसे पूछ रखा है कि बताइए कि अमीटर की रीडिंग क्या है, तो बता तो सकते ही हैं। अमीटर की रीडिंग क्या है, इस बात का अर्थ ये कि उनसे ये जानना चाहता है कि बताओ कि अमीटर में से कितना करंट गुजर रहा है। बस अमीटर में से कितना करंट गुजर रहा है, सिर्फ इतना सा सवाल है। तो चलो बच्चों करते हैं। Find reading of ammeter if, बड़ा पहला सवाल है, ammeter is ideal। दूसरा सवाल है resistance of ammeter is 3 ohm। बड़ा 2 सवाल है, दोनों आराम आराम से करते हैं। पहला वाला सवाल, मैंने कभी नहीं कहा कि बेटा मैं अमीटर इस तरह से पैरेलल में लगाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि सर्किट के अंदर ऐसा दे रखा है, फिर हमसे पूछ रहा है बताओ अमीटर की रीडिंग क्या है। अमीटर की रीडिंग मतलब हमसे जानना चाहता है कि बताओ कि अमीटर में से कितना करंट गुजर रहा है। कर ही सकते हैं, चलिए करते हैं। पहले वाले सवाल को अगर देखें तो बेटा ये आपका 60 वोल्ट, ये आपका 1 ओम, ये आपका 3 ओम, ये बेटा आपका 6 ओम। हम जानते हैं कि आइडियल एमिटर के पास किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा तो आप कह सकते हो कि सर ये बिल्कुल बिहेव करेगा शॉर्ट वायर की तरह। शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा, इस बात का अर्थ आप जानते हो कि अगर यहाँ का पोटेंशियल जीरो तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो, तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो, तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, तो इसमें से किसी प्रकार का कोई करंट नहीं बहेगा। इसमें से किसी प्रकार का कोई करंट नहीं बहेगा। सही बात है बेटा। सारा का सारा जो करंट है वो आएगा 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 और यूँ निकल जाएगा, सारा करंट यूँ निकल जाएगा। ये जो 6 ओम आपने लगा रखा है, चाहो तो आप इसको हटा सकते हो। आप बोलो सर करंट यूँ आया यूँ आया यूँ आया 3 ओम, यूँ आया यूँ आया यूँ आया यूँ आया 1 ओम। कुल मिलाकर पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तो आ गया 4 ओम, और कुल मिलाकर जो करंट आया है उसकी बेटा वैल्यू आ गई 60 डिवाइडेड बाई 4, बेटा दैट कम्स आउट टू बी 15 एम्पियर। इसका मतलब कुल मिलाकर 15 एम्पियर करंट आया है, और वो 15 एम्पियर करंट यूं चलते चलते अमीटर में से चलते चलते यूं चलते 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 वापस आ गया। हमसे पूछा है बताइए अमीटर की रीडिंग क्या है। बेटा अमीटर की रीडिंग तो है 15 एम्पियर। सर 6 ओम में से तो करंट नहीं गुजर रहा, ना गुजर रहा हो। अमीटर हमने 6 ओम के साथ लगा रखा है, यहाँ लगा रखा है। अमीटर का काम तो खुद में से गुजरने वाला करंट मेजर करना है। सिंपल सा सवाल था बेटा, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। चलिए बच्चों दूसरा वाला सवाल करते हैं कि अमीटर का रेजिस्टेंस अगर 6 ओम हुआ तो क्या होगा। बिल्कुल कर लेंगे। तब सर्किट विल लुक लाइक दिस। दिस वन इज 3 ओम, this one is 6 ohm, this one is 6 ohm, this one is 3 ohm, this one is 1 ohm। अमीटर का रेजिस्टेंस मुझे सवाल के अंदर दे रखा है कितना बेटा 3 ओम। कोई इशू नहीं है, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। बेटा देखना ये 6 और 3 कितना हो गया बेटा 2, ये 2 ओम और ये 3 ओम और ये 1 ओम। दिस 3 ओम, दिस 2 ओम एंड दिस 1 ओम, all of them are in series। I can say कि R equivalent will be 3 ohm
प्लस ये बेटा कितना है 6 इंटू 3/6 प्लस 3 प्लस 1। आई थिंक बेटा आर इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 6 ओम। पूरे के पूरे अरेंजमेंट का अगर बेटा आर इक्विवेलेंट अगर देखें तो बेटा 6 ओम है, बैटरी बेटा 60 वोल्ट की है, कुल मिलाकर जो करंट आएगा दैट विल बी 60 वोल्ट अपॉन 6 ओम, दैट कम्स आउट टू बी 10 एम्पियर। कुल मिलाकर 10 एम्पियर करंट आया। अब इस 10 एम्पियर के दो रास्ते हैं, कुछ 6 ओम में से गुजरेगा, कुछ 3 ओम में से गुजरेगा। ज्यादातर करंट 3 ओम में से गुजरेगा, क्यों? क्योंकि बेटा ये रेजिस्टेंस कम है, कम करंट जो होगा वो बेटा ऑफ कोर्स 6 ओम में से गुजरेगा। रेजिस्टेंस है 2:1 के रेशो में, तो ये 10 एम्पियर बढ़ जाएगा 1:2 के रेशो में, 1:2 के रेशो में। तो इसमें से करंट गुजरेगा ऑफ कोर्स बेटा 20/3 एम्पियर, इसमें से करंट गुजरेगा आपका 10/3 एम्पियर। मैंने डायरेक्ट कर लिया बेटा, चलेगा तो ना आपको, है ना? मैंने आपको सिखा रखा है। चलो अगर आप किस बच्चे को लगता हो कि साहब तो भूल गया हूँ तो मैं वापस याद रहता हूँ कि अगर मैं इसको I1 बोलूँ, इसको अगर मैं I1 बोलूँ तो I1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू नेट कितना करंट आया है, तो बेटा दैट कम्स आउट टू बी 60 डिवाइडेड बाई 9। बड़ा 60 डिवाइड बाई 9 इज ऑफ कोर्स 20/3। ये वाला करंट 20/3, तो ये वाला करंट 10/3। हमें किस में से करंट पूछा है? इस 6 ओम में से पूछा है या इस अमीटर में से पूछा है? अमीटर में से पूछा है, तो आप कह सकते हैं कि मेरा जो आंसर है वो 20/3 एम्पियर है। इस समय मेरे ख्याल से और क्लियर हो गया होगा कि हम अमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं। अगर पैरेलल में लगाएंगे तो बेटा अमीटर में से करंट कुछ और होगा और आपके सर्किट में से करंट कुछ और होगा। मैंने जानबूझ के बेटा इसको सीरीज में क्यों लगाते हैं? जानबूझ सीरीज में इसलिए लगाते हैं कि जो करंट इसमें जाए बेटा वही आपका अमीटर में से भी जाए। अच्छा सवाल था, मेरे ख्याल से बेटा आपको समझ में तो आ ही गया होगा। एक बढ़िया सवाल और करते हैं, है ना? अच्छा सा, चलिए बच्चों एक सवाल और करते हैं। अच्छा ही सवाल है बेटा, आगे बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। आपके पास एक बैटरी है इस तरह से 6 वोल्ट की, और इसके साथ ये एक अमीटर लगा रखा है, और बेटा हमारे पास ये कोई रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास बेटा कोई रेजिस्टेंस है। और एक बात है बेटा, इस अमीटर के साथ बेटा पैरेलल के अंदर एक रेजिस्टेंस आपके पास और है। दिस रेजिस्टेंस इज 1 ओम, दिस रेजिस्टेंस इज बेटा 3 ओम, दिस रेजिस्टेंस इज योर 6 ओम। आपको पता करना है फाइंड करंट थ्रू अमीटर। ठीक है ना? सिर्फ और सिर्फ जो अमीटर की रीडिंग है वो बतानी है। कर ही लोगे बेटा मेरे ख्याल से। अगेन 6 और 3 बेटा आप टू आपस में दोनों कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, और सिंपल सर्किट सॉल्यूशन से आप आराम से आंसर निकाल लेना। इसको बेटा सॉल्व कर देना, आसान सा ये सवाल है, और इसको टेलीग्राम पे सेंड भी कर देना। ठीक है, पिछले सवाल जैसे मैंने इसको बना रखा है। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। हेडिंग लिखिए बेटा, नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर अगेन गैल्वेनोमीटर का एक मॉडिफाइड वर्जन है, और इसका काम है सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर से या फिर अपने अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। एक लाइन लिखिए बेटा, इट इज मॉडिफाइड galvanometer which measures potential difference across itself। बेटा खुद के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करता है। अगेन बेटा दो बातें, पहली बात कि आखिर हम वोल्ट मीटर बनाएंगे कैसे, और दूसरा बेटा हम वोल्ट मीटर को यूज कैसे करेंगे, दोनों ही देखते हैं। सबसे पहले बेटा हाउ टू मेक वोल्ट मीटर।
हाउ टू मेक वोल्टमीटर। देखो, अगर हमारे पास कोई गैल्वेनोमीटर है और उसका रेजिस्टेंस अगर Rg है और उसमें से अगर मान लीजिए बेटा कोई ना कोई करंट गुजर रहा है I, इस I को बेटा ऑफ कोर्स अगर करंट छोटा है तो बड़े आराम से ये मेजर कर सकता है। अगर ये करंट को मेजर कर सकता है तो ऑफ कोर्स इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर देंगे। भाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट मल्टीप्लाई विथ Rg, सिंपल। Rg में पहले से पता है, करंट इस गैल्वेनोमीटर ने मेजर कर दिया है, तो मैं करंट को इस Rg से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि इस वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हमारा जो I है वो काफी स्मॉल है। हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट तक ही करंट को ढंग से मेजर कर पाता है। अगर एक लिमिट को पार कर जाएगा फिर हमारा गैल्वेनोमीटर ढंग से करंट मेजर नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियस बात है कि बेटा हम ये जो V भी है ये बहुत ज़्यादा मेजर नहीं कर पाएंगे। तो सर क्या करें कि हम बड़ा V मेजर कर लें? इसलिए मेरे पास एक प्लान है। प्लान ये है कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैं एक बार के लिए यहाँ लिख देता हूँ Rg, इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस और लगा दो कैपिटल R। ये कैपिटल R भी मुझे नॉन है और ये जो Rg है बेटा ये भी मुझे नॉन है। अब मैं कहूँगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेट्स से कोई ना कोई करंट गुजर रहा है I, यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें बड़े आराम से लिख सकता हूँ दैट विल बी I मल्टीप्लाई विथ Rg प्लस R। ये जो Rg प्लस R है ये तो मुझे पहले से नॉन है और ये जो करंट है ये हमारा गैल्वेनोमीटर मेजर कर लेगा। हाँ मैं जानता हूँ कि इस करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन मैं इस R को बहुत बड़ा रख दूंगा। अगर मैं इस R को बहुत बड़ा रख दूंगा तो ये वाली वैल्यू खूब बड़ी होगी। खूब बड़ी वैल्यू अगर ये हो जाएगी तो V भी हमारा अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो I है ये तो हमने मेजर कर लिया, दिस इज मेजर्ड बाई गैल्वेनोमीटर। ये हमारे गैल्वेनोमीटर ने मेजर कर लिया, इसको मैंने Rg प्लस R से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया। तो एक तरह से बेटा मेरे पास ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज योर वोल्टमीटर। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज योर वोल्टमीटर, जिसे हम ऐसे V से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम इस तरह से V से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कोई मुझसे पूछ ले कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या है तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि Rg प्लस R। बेटा क्या बोल देंगे सिंपली Rg प्लस R। वो अलग बात होती है बेटा, ये जो R है ना ये बहुत बड़ा रखते हैं। क्यों बड़ा रखते हैं? R बड़ा रखूंगा बेटा तभी तो ये नेट आपका रेजिस्टेंस खूब बड़ा आएगा। नेट रेजिस्टेंस खूब बड़ा आएगा तभी तो छोटे से करंट से मल्टीप्लाई होने के बावजूद हम अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएंगे। तो R जितना लार्ज हो उतना अच्छा है बेटा। और R अगर बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, Rg से खूब ज़्यादा बड़ा हो गया, तो आप कह सकते हो कि मैं Rg प्लस R को लगभग R ही लिख दूंगा। भी मान लो ये 50 वोल्ट हुआ और ये 1000 वोल्ट हुआ तो आप कह सकते हो कि सर लगभग हम 1000 वोल्ट ही बोल देते हैं कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है। ये मान लो बेटा 10 ओम हुआ, ये मान लो बेटा आपका 5000 ओम हुआ, तो आप सीधा बोल सकते हो कि सर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस लगभग 5000 ओम के आसपास है। ये हमारा हो गया एक तरह से वोल्टमीटर।